नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। माय नेम इज रितेश दहिया। अगला आपका चैप्टर है जिसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट। नाउ नीट के हिसाब से एक सवाल इसका ट्रांसमिशन ऑफ हीट का आ जाता है। यूजुअली इस चैप्टर में हम बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, पिछले 2-3 साल से देखेंगे तो हम यहाँ पे सिर्फ आपसे कुछ यूनिट और डायमेंशन ही पूछ रहे हैं चीज़ों की, बट फिर भी ये चैप्टर आपको आना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके हीट की। तो हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम अ बॉडी, जो आपकी हायर टेम्परेचर जिसका है उस बॉडी से आपकी हमेशा लोअर टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफ़र होती है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाने का जो आपका फिनोमिना है, वो फिनोमिना आपके 3 अलग अलग प्रोसेस है जिनकी हम यहाँ बात करेंगे। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। इन तीनों में से किसी भी एक तरीके से बॉडी आपकी एक हॉट बॉडी से जिस दूसरे का टेम्परेचर कम है उसमें ट्रांसफ़र हो सकती है। तीनों को डिटेल में देखते हैं। कंडक्शन हम कहते हैं हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड। यहाँ पे कंडक्शन के लिए ध्यान रखना, आपको कनेक्टिविटी चाहिए, दो बॉडीज आपस में कनेक्टेड होंगी तो आपका कंडक्शन का फिनोमिना होएगा। कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स एक्चुअली अपनी हीट लेके दूसरे कोल्डर प्लेस तक जाते हैं, और रेडिएशन के लिए आपको कनेक्टिविटी दोनों के बीच में नहीं चाहिए। तो से फॉर एग्जांपल अगर आपकी मान लो सामने अंगीठी या दो आग जल रही है, बॉन फायर करके आप बैठे हुए हैं, उसके अगर आप टच करेंगे तो वहाँ से आपकी बॉडी में फिर उसका हीट का ट्रांसफ़र होएगा। अगर वहाँ से एयर पार्टिकल आपके गर्म हवा होके वहाँ से आप तक आ रही है, वो कन्वेक्शन मेथड हुआ। और आप दूर बैठे हुए वहाँ से फिर भी आपको हीट महसूस हो रही है, उसका रीज़न आपका रेडिएशन होएगा। ये दोनों तीनों के बीच में ब्रॉडली फ़र्क है। नाउ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम सिंपली ऑसिलेट बट दे डू नॉट लीव देयर प्लेस। मीडियम जो है वो आपका नेसेसरी है और ये प्रोसेस आपका स्लो प्रोसेस है। पाथ ऑफ हीट मे बी जिगजैग। कंडक्शन टेक्स प्लेस, ये आपका जो कंडक्शन का मेथड है ये आपका सॉलिड में ही होता है। टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इंक्रीजेज थ्रू विच हीट फ्लो। कंडक्शन इज अ प्रोसेस विच इज़ पॉसिबल इन ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर। अगेन कंडक्शन जो है आपका टचिंग की जब हम बात कर रहे हैं ये आपका तीनों मीडियम में पॉसिबल है। और सॉलिड्स में इन सॉलिड में ओनली कंडक्शन होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कंडक्शन आपका बाकी सब जगह भी पॉसिबल है लेकिन सॉलिड्स में सिर्फ कंडक्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपके कन्वेक्शन की। ईच पार्टिकल, जिस तरह से आप जब चाय बनाते हैं या पानी गर्म करते हैं तो इस मेथड से आपकी पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है कि जब आपने नीचे गैस जला रखी है तो नीचे सरफेस से जो टचिंग वाटर है वो गर्म होके ऊपर मूव करता है। कभी आपने इमर्शन रॉड अगर बाल्टी में डाल के पानी गर्म किया हो तो उसके बाद आपको ऐसी ऐसी वेव्स दिखाई देती हैं, वो आपका हॉट मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, वो हीट लेके कोल्डर प्लेसेस पे आ रहे हैं, उनकी जगह फिर ठंडे मॉलिक्यूल लेते हैं और इस वजह से आपका वहाँ पे पानी गर्म होता है। राइट। ईच पार्टिकल एब्जॉर्बिंग हीट इज मोबाइल। तो आपके मोबाइल का मतलब ये है कि वो यहाँ पे मूव करते हैं। यहाँ पे मीडियम नेसेसरी है, इट इज़ ऑल्सो स्लो प्रोसेस। पाथ आपका जिगजैग या कर्व्ड हो सकता है। इट टेक्स प्लेस इन फ्लूइड। दिस प्रोसेस इन दिस प्रोसेस ऑल्सो द टेम्परेचर ऑफ मीडियम इंक्रीजेज। नाउ रेडिएशन। Heat flows without any intervening medium in the form of electromagnetic waves. मीडियम आपके रेडिएशन के लिए ज़रूरी नहीं है। तो सूरज की रोशनी जब हमें यहाँ पे मिल रही है उसका रीज़न है कि सूरज की रोशनी यहाँ तक पहुँची रेडिएशन वाले मेथड से। रास्ते में कोई मीडियम नहीं भी है तो भी हमें सूरज की गर्मियाँ महसूस होती है। इट इज़ अ वेरी फास्ट प्रोसेस। पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन होएगा। रेडिएशन टेक्स प्लेस, ये आपका गैसेस और ट्रांसपेरेंट मीडिया, देयर इज नो चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। और अब इनको तीनों मेथड जो अपने इनको डिटेल में देखते हैं, ठीक है। टेम्परेचर ग्रेडियंट, यहाँ पे एक चीज़ जो हम डिफाइन करते हैं वो कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद डिस्टेंस बिटवीन टू सरफेस, दैट इज कॉल्ड आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं हम इसको इफ द टेम्परेचर ऑफ द टू आइसोथर्मल सर्फेसेज बी थीटा and delta minus theta, delta minus delta theta, and the perpendicular distance between them be delta x। तो यहाँ पे जो हम अपना टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं उसको आप लिखेंगे दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय उनकी लेंथ, ये आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट होएगा। अब यहाँ पे अब इसकी यूनिट डिफाइन करते हैं आपका टेम्परेचर डिवाइडेड बाय आपका लेंथ जो है वो आपकी यूनिट हो जाएगी। टेम्परेचर आपका केल्विन में, यूनिट यहाँ पे लेंथ की हो जाएगी मीटर, तो केल्विन पर मीटर ये आपके इसके यूनिट हो जाएगी। डायमेंशन ध्यान रखना L माइनस और थीटा हम यहाँ पे के टेम्परेचर के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये आपकी इसकी टेम्परेचर ग्रेडियंट की वैल्यू हो गई कि आपका टेम्परेचर लेंथ के साथ कैसे चेंज हो रहा है, उसको आप टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की। इसको ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट सा वही है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इफ L बी द लेंथ ऑफ द रॉड, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, θ1 θ2 आपके टेम्परेचर हैं। देन अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग फ्रॉम वन फेस टू द अदर फेस इन टाइम t। यहाँ पे हम कहते हैं आपके कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है।
इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं हीट जो है आपकी वो प्रोपोर्शनल होगी आपके एरिया के, वो प्रोपोर्शनल होगी आपके टेम्परेचर के डिफरेंस के, वो प्रोपोर्शनल होगी आपके इन्वर्सली लेंथ के, वो और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपके टाइम के। और यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम के डाल देते हैं, उसको हम यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। तो अगर आपकी रॉड है, यहाँ पे मान लीजिए 100 डिग्री टेम्परेचर या 0 डिग्री फॉर एग्जांपल, यहाँ से इनको आपने रॉड से कनेक्ट कर रखा है, तो आपकी कितनी हीट फ्लो करेगी वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि रॉड का एरिया कितना है। अगर रॉड पतली सी वायर है या फिर मोटा सा पाइप है तो आपका हीट का फ्लो उस पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा। इन्वर्सली डिपेंड करेगा कि रॉड आपकी 1 मीटर की है या 1 किलोमीटर की रॉड है। अगर 1 किलोमीटर दूर है तो आपकी हीट का फ्लो जो टोटल हीट ट्रैवल करेगी वो आपका लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगेन डिपेंड करेगा टेम्परेचर के डिफरेंस पे। टेम्परेचर का डिफरेंस 100 और 0 है या फिर 100 और 90 है, हीट की जो वैल्यू यहाँ से वहाँ ट्रैवल करेगी या जो फ्लो करेगी उसकी वैल्यू अलग होगी। सेम आपका ये प्रोपोर्शनलिटी में ये आपका टाइम है कि आप कितनी देर उसको यहाँ पे कनेक्ट किए हुए हैं, तो वो आपकी टोटल हीट फ्लो की वैल्यू बताएगा। इन सब की प्रोपोर्शनलिटी के बाद ये के अपना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है। के इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल ऑफ द रॉड। अगेन ये आपकी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इट इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू कंडक्ट हीट थ्रू इट। ये आपके मटेरियल की प्रॉपर्टी है, कितनी वो हीट अपने अंदर अलाउ करता है। जिस प्रकार हमने रेजिस्टेंस की बात की थी या कंडक्टेंस की बात की थी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की, वही सेम बात यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी की हो रही है। नाउ यहाँ पे हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकेंड ड्यूरिंग, ये उसी का वो आ जाएगा। और इसके यूनिट ध्यान रखना, और आपसे 2018 या 19 में डायरेक्ट आपसे सिर्फ ये सवाल पूछ लिया था कि के डायमेंशंस बताओ। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपको उसके डायमेंशन उसके बेसिस पे या तो ये याद हो या फिर निकालने आने चाहिए। ये आपकी थर्मल कंडक्टिविटी है। मैग्नीट्यूड ऑफ के डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, तो आपके नेचर ऑफ मटेरियल पे ही आपका डिपेंड करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी का, जो आपका रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड थर्मल कंडक्टिविटी, इन दोनों के बीच में क्या रिश्तेदारी है इसको समझते हैं। हम कहते हैं डी क्यू बाई डी टी जो है आपका दैट इज इक्वल टू के ए आपका डी थीटा बाई डी एक्स। ये आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट है कि लेंथ के साथ कैसे आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ये आपका हीट का फ्लो है, टाइम के साथ वो कैसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इफ डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट देन टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो प्रोपोर्शनल होगा 1 बाय के के। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉट एंड एंड द कोल्ड एंड देन अ स्टेडी स्टेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। इन दिस केस ऑफ गुड कंडक्टर in case of good conductor of temperature, cold end will be very near to the hot end. The ideal conductor, अगर आप ideal conductor की बात करेंगे तो k की वैल्यू आपकी इन्फानाइट हो जाएगी। टेम्परेचर डिफरेंस आपके स्टडी स्टेट में जो बात करेंगे, अगर ये वाला सिनेरियो है तो स्टडी स्टेट में टेम्परेचर डिफरेंस आपका 0 हो जाएगा। ये और ये जो है दोनों का सेम टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि आपने 0 और 100 की दो कंटेनर थे, इसमें आपने उबलता पानी रखा है, इसमें बर्फ़ रखी है और एक रॉड से कनेक्ट किया है। जब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगी उस दौरान इसका टेम्परेचर दोनों बराबर हो जाएंगे। और ये वाला सिनेरियो हमने बात की हुई है आपने कैलोरीमेट्री के चैप्टर में कि आपने दो चीज़ों को मिक्स किया है, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। वहाँ पे हमने ms डेल्टा टी या ml करके वो सारी कहानी की हुई है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ हीट फ्लो की बात कर रहे हैं कि इसका टेम्परेचर फिक्स, इसका फिक्स, अब बताओ कितना हीट फ्लो करेगा। यहाँ पे ये अपना सिनेरियो है, ठीक है। चलो मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे हम कहते हैं आपका एक ये विल्डमैन फ्रेंच लॉ है। एट अ गिवन टेम्परेचर T द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज कांस्टेंट। तो ये लॉ कहता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है और आपका थर्मल कंडक्टिविटी है उसका एक टेम्परेचर पे रेशियो कांस्टेंट होएगा। सो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि विच इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो मोस्टली आपको सब्सटेंस ऐसे मिलेंगे जो आपके गुड कंडक्टर अगर हीट के हैं वही गुड कंडक्टर आपके इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होंगे। बट देयर आर सम एक्सेप्शन, आई थिंक माइका इज वन ऑफ देम। माइका इज एक्सेप्शन टू द अबव लॉ। नाउ आगे वो करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस की। थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी इज़ अ मेजर ऑफ इट्स अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ हीट। तो जैसे हमने वहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वो पढ़ा था जिसको हम कहते हैं अवरोध या रुकावट, जो आपका मटेरियल प्रोड्यूस करता है वाइल करंट आपका फ्लो कर रहा है। सेम टर्म में हम यहाँ बात करते हैं कि आपका जब हीट फ्लो कर रही है तो आपका मटेरियल जो है वो कितना आपका रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड थर्मल रेजिस्टेंस। इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस टू द हीट करंट
नाउ टेम्परेचर डिफरेंस ये जो हो गया आपका दोनों जो हीट फ्लो कर रही है थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो गया। हीट करंट आपका हो गया H, उसको आप लिखते हैं Q बाई टी। Q आपकी टोटल हीट है और T आपका टाइम है। सिमिलर वे वहाँ पे बात कर सकते थे जहाँ हमने लिखा था टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पे चार्ज की बजाय हम यहाँ पे Q हीट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो आपका जो R रेजिस्टेंस हो गया, ये आपकी वैल्यू हो गई, इसको ध्यान रखना। और इसी को आप L बाई के ए की टर्म में भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी यूनिट आ जाएगी डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड डिवाइडेड बाय केल्विन, ये आपकी यूनिट हो जाएगी और ये आपके डायमेंशन है, इस डायमेंशन को ध्यान रखना। नाउ अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन और थर्मल कंडक्शन को कंपेयर करें जस्ट टू गिव यू अ फील ऑफ इट, तो यहाँ पे जो आपने करंट लिखा था जिसको आपने कहा था डी क्यू बाई डी टी, वही करंट यहाँ पे आपको एच से डिनोट कर रहे हैं, वो यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी हीट का फ्लो हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन करंट और पोटेंशियल की जो हमने बात की थी, आपका I इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई आर था, यहाँ पे आपका डेल्टा टी बाई आर है। यहाँ पे हमने कहा था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, उसको हमने लिखा था रो एल बाई ए, और यहाँ पे उसको लिखते हैं आर विल बी इक्वल टू एल बाई के ए। तो आपकी जो कंडक्टिविटी है, तो रो आपका रेजिस्टिविटी थी और ये आपका सिग्मा यहाँ पे कंडक्टिविटी थी। तो यहाँ देखोगे ये आपका सिग्मा नीचे कंडक्शन था, ऐसे यहाँ पे के आपका यहाँ पे कंडक्शन है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें आपके कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स की, तो जैसे वहाँ आपने रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में लगाए थे, सिमिलरली यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में लगाते हैं। तो अगर आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है कि आपने K1, K2, K3 ये आपके अलग अलग मटेरियल है जिनको आपने सीरीज में लगा हुआ है, और यहाँ आपका टेम्परेचर हाई है, वहाँ आपका लो है, और यहाँ से वहाँ हीट फ्लो कर रहा है, तो हीट जो होएगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसे वहाँ पे हमने लिखा था R1 R2 सीरीज़ में, सिमिलरली यहाँ पे आप लिखेंगे R विल बी इक्वल टू R1 R2, और ये रिजल्ट आप ध्यान रखना है कि K इक्विवेलेंट जो आएगा उसको आप लिखोगे L1 प्लस L2 प्लस L3 डिवाइडेड बाय K बाय L1 K बाय L2, ये आपका कंडक्टिविटी आ जाएगी। टेम्परेचर इंटरफेरेंस अगर आपको ये पूछा जाए कि यहाँ पे कहीं पे बीच में टेम्परेचर किसी भी इंटरफेस पे टेम्परेचर क्या आएगा, उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला याद कर सकते हैं। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ना अब अगर बात करें आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब पढ़ा था तो हमने कहा था कि 1 बाय आर इक्वलेंट विल बी इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, सेम वैल्यू आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। हीट करंट जो होएगा, हीट करंट आप लिखेंगे H विल बी इक्वल टू H1 प्लस H2, इसकी वैल्यू होगी। सेम वही कहानी थी कि आपका एक करंट आ रहा है, वो अगर 4 ब्रांचेज में डिवाइड हो रहा है तो I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, सेम हम यहाँ पे हीट करंट की बात कर रहे हैं। K इक्वलेंट का अगेन ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, विल बी इक्वल टू K1 A1 प्लस K2 A2 K3 A3 डिवाइडेड बाय सबका एरिया। तो यहाँ पे हम ये अज्यूम करते हैं अपने 11-12 के सिलेबस में कि अगर आपने पैरेलल में लगाया हुआ है तो सबका एरिया सेम हो, यहाँ पे सबकी लेंथ सेम होएगी, एरिया अलग अलग हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली जब हम सीरीज़ में लगा रहे थे तो हम ये अज्यूम करेंगे कि जितनी रॉड लगी हुई है सबका एरिया सेम है, लेंथ सबकी अलग अलग होएगी, ठीक है। तो अपने सिलेबस में हम ऐसे ही करते हैं, इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं, बस ये वाले फॉर्मूले ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे आइगनहॉज जो आपका एक्सपेरिमेंट है उसकी, तो ही यूज दिस एक्सपेरिमेंट जिसमें उसने कहा इट इज़ यूज टू कंप्यूट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। तो सपोज आपके L1 L2 आर द लेंथ ऑफ वैक्स मेल्टेड ऑन द रॉड, देन द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इस रिजल्ट को ध्यान रखना। रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी आपका डायरेक्ट सवाल आता है कि इन दिस एक्सपेरिमेंट अगर वो ऐसा केस हो तो K1 बाय K2 का आपका रेशियो जो होगा L1 स्क्वायर डिवाइड बाय L2 स्क्वायर, ये आपका उसका थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो होगा। इन दिस एक्सपेरिमेंट वी ऑब्जर्व थर्मल कंडक्टिविटी, वो आपकी प्रोपोर्शनल है आपके लेंथ के स्क्वायर के इस वाले सिनेरियो में। नाउ एक और एक्सपेरिमेंट है सरलेज एक्सपेरिमेंट, इट इज़ अ मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ K, आपका K की जो वैल्यू है कोएफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू पता करने के लिए रॉड का। इन दिस एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर डिफरेंस θ1 θ2 इज मेंटेन्ड अक्रॉस द रॉड ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका A है। और यहाँ पे हमने कहा कि इफ द थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल ऑफ द रॉड इज K, देन अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड वो आपको इस फॉर्मूले से आएगी अपनी। If the temperature of the water at the inlet is Q3 and the outlet is Q4, then amount of heat absorbed by the water is given by Q is equal to, ये आपका MS डेल्टा टी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो हमने जब कैलोरीमेट्री की बात कर रहे थे तो हमने किया था। इन दोनों को जब आप इक्वेट कर देंगे तो इसके बेसिस पे आपकी K की वैल्यू आ जाएगी। इस रिज़ल्ट को आपको ध्यान रखना है। यूजुअली इस पर बहुत ज़्यादा सवाल बनते नहीं हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, बट अगर ये सवाल पूछ ले तो आपको ये एक्सपेरिमेंट ध्यान रखना है। और ये रिज़ल्ट आपने क्या किया है, इस Q की वैल्यू और आपने MS डेल्टा टी जो है उसको दोनों को इक्वेट कर दिया, उसके बेसिस पे आप K की वैल्यू निकाल रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे ये काम हो रहा है, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा काम है नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं ग्रोथ ऑफ आइस। यहाँ पे अगर आपकी आइस है
जो आपकी आइस जमती है, बर्फ़ की लेयर आ जाती है आपकी, ठंडे एरियाज़ में बहुत कॉमन फिनोमेना है कि पानी आपका जमना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपका रीज़न क्या है, कन्वेक्शन की वजह से आपका वो आइस वो इंक्रीज उसकी थिकनेस इंक्रीज़ होती है। जो याद रखना है आपको वो ये है कि टी इज़ प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। यहाँ पे आपका जो टाइम टेकन होएगा, जो हमसे सवाल कभी पूछे भी गए हैं तो इस हिसाब से कि अगर 1 महीने में आपकी इतनी लेंथ जमी है, बताओ उससे डबल लेंथ जमने में कितना टाइम लगेगा। तो रेशो का सवाल है, बाकी सारी कहानी ना करके टी और वाई स्क्वायर का रेशो हमसे कभी कभी पूछा जाता है। बहुत रेयर है सवाल, बट फिर भी कोई पूछ ले तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना कि टाइम विल बी इक्वल टू रो एल। रो आपकी डेंसिटी, एल लेंथ है, के आपका इसका कोफिशिएंट है, और टी आपका टेम्परेचर है, और वाई आपकी थिकनेस है। ठीक है ना। कन्वेक्शन के अगर प्रोसेस को हम देखें थोड़ा सा डिटेल में, तो हम ये कहते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय मीन्स ऑफ माइग्रेशन ऑफ आपके जो पार्टिकल्स हैं वो हीट यहाँ से वहाँ लेके जा रहे हैं, उस मेथड को आप कन्वेक्शन कहते हैं। 2 तरह के आपके कन्वेक्शन के मेथड होंगे, एक को कहते हैं हम नेचुरल कन्वेक्शन। दिस अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज़। जो आप पानी गर्म कर रहे हैं अपने भगोने में, तो नीचे जो पानी गर्म हुआ है उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और जो आपका ऊपर पानी है जिसका टेम्परेचर रिलेटिवली कम है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये नीचे वाला पानी ऊपर जाएगा और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो पानी नीचे आएगा। ये आपका लिक्विड या फिर आपके फ्लूइड जो है उसमें यहाँ पे नेचुरली एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट मेथड है कन्वेक्शन का, जिसको हम कहते हैं फोर्स कन्वेक्शन। फोर्स कन्वेक्शन है कि इफ अ फ्लूइड इज फोर्स टू मूव टू टेक अप हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी, देन द कन्वेक्शन प्रोसेस दिस इज कॉल्ड आपका फोर्स कन्वेक्शन। जो आपको रिजल्ट ध्यान रखना है वो ये आपका रिजल्ट है कि Q बाई टी इज इक्वल टू एच ए मल्टीप्लाइड बाय आपका टेम्परेचर का डिफरेंस। ना नोटिस करना, पिछली बार जो हम उसकी बात कर रहे थे कंडक्शन की, वहाँ पे H की जगह आपका ये K मल्टीप्लाइड बाय L था, यहाँ पे उसकी जगह हम यहाँ पे H की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। ये आपका कोफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन वो कहलाएगा। H इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल कोविशेंट ऑफ आपका कन्वेक्शन कोविशेंट या कोविशेंट ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कहते हैं इसको हम। T आपका टेम्परेचर बॉडी है, T नॉट आपका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है। नेक्स्ट मेथड है, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं तो इसको ध्यान देना। नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड रेडिएशन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट हीटिंग इंटरवेनिंग मीडियम, दिस इज कॉल्ड आपका कन्वेक्शन, दिस कॉल्ड सॉरी रेडिएशन। प्रिसाइजली इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो एक्चुअली आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो यहाँ से वहाँ तक आपकी हीट लेके जा रही हैं, उस मेथड से आपका हीट ट्रांसफ़र होता है। ये आपका वैक्यूम में भी या बिना मीडियम के भी पॉसिबल है। सन की यहाँ पे हीट हमारी रेडिएशन की वजह से आती है, और ये आपकी इंफ्रारेड और उसकी वजह से भी होती है। मीडियम इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोपोगेशन ऑफ दिस रेडिएशन, दे प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ वार्मथ इन अस बट वी कांट सी देम। ऑलराइट, चलो ऑलराइट, EM वेव्स की अगेन EM वेव वाले सेक्शन में हम बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उनकी स्पीड जो होगी, सन की लाइट जो यहाँ तक आ रही है उसकी स्पीड आपकी c है, विच इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उस स्पीड से आपकी EM वेव्स ट्रैवल करती हैं। इंटेंसिटी जो है वो आपकी प्रोपोर्शनल होगी 1/d² के। तो अगर आप यहाँ पे आपका सोर्स है और यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर है, तो यहाँ तक अगर आपकी इंटेंसिटी जो है यहाँ से यहाँ तक, तो इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल होगी 1/d² के। पॉइंट सोर्स है वहाँ पे आपकी इंटेंसिटी d² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। राइट, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये सारे लॉस फॉलो करती हैं ये सारी चीज़ें। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन। तो कभी भी आपकी लाइट जो है, इसको ऐसे देखना, आपकी लाइट है जैसे ये आपका मीडियम है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी लाइट ऐसे आके टकरा रही है, तो ये लाइट जो है यहाँ पे आपकी रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो ये लाइट यहाँ से इस मीडियम से आपकी रिफ्लेक्ट हो सकती है, ये यहाँ पे आपकी एब्जॉर्ब हो सकती है, और ये यहाँ से आपकी ट्रांसमिट हो सकती है। ये आपके तीनों फिनोमिना हैं। इन तीनों का जो कोफिशिएंट है उसको आप R, A और T कहते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे टोटल इंटेंसिटी मान लो आपकी Q आ रही थी, QA आपकी एब्जॉर्ब हो गई, QT आपकी ट्रांसमिट हो गई, और QR आपकी रिफ्लेक्ट हो गई। अगर इसको Q से डिवाइड कर देंगे तो 1 विल बी इक्वल टू QA/Q प्लस QT बाय Q प्लस QR/Q। तो यानी कि इसको हमने नाम दे दिया A, तो यानी कि 1 इज इक्वल टू A प्लस R प्लस T। ये आपकी जो इनका कोविशेंट है, जो आपका रेशो होएगा, हीट जितनी एब्जॉर्ब हुई, हीट जितनी टोटल की आपकी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई या फिर ट्रांसमिट हुई, उन सब का जो रेशो है उन सब का टोटल आपका 1 होएगा। तो R प्लस A प्लस T की वैल्यू 1 होती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं
आपके एमिटेंस की। तो मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस ऑफ और या फिर आपका स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि फॉर अ गिवन सरफेस इट इज डिफाइंड एज द रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड। देखो सबसे पहले तो इस चीज़ को समझना कि आपको अगर ये शर्ट का कलर दिखाई दे रहा है या कोई भी कलर आपको दिखाई देता है, उसके दो रीज़न होते हैं। पहला तो रिफ्लेक्शन, यहाँ पे वाइट लाइट लगी हुई है तो ये शर्ट जो है ग्रीन कलर या वाला दिख रहा होगा आपको, वाइट दिख रहा है, ब्राउन दिख रहा है। अगर इसी का कलर लाइट का चेंज कर दें तो यही कलर्स आपको डिफरेंट दिखाई देंगे। तो हम कहते हैं उसका रीज़न रिफ्लेक्शन है। अभी इसी कमरे में अंधेरा हो जाए, बिल्कुल गोप अंधेरा, आपको जो दिखाई देगा वो बिल्कुल डार्क ब्लैकनेस, कोई अंधेरा कुछ दिखाई नहीं देगा। उस केस में रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो रॉड है, रॉड का आपको रेड हॉट रॉड है मान लो, तो इसका कलर आपको दिखाई देने का रीज़न रिफ्लेक्शन नहीं होगा, उसका अपना हीट जो एमिट कर रहा है वो आपका एमिटेंस है, उसकी वजह से आपको रेड हॉट दिखाई देगी। अभी मान लो ब्लैक कलर की रॉड है, इसी को मैं आग में भट्टी में भून दूँ तो ये आपकी मान लो रेड कलर की हो गई। तो रेड दिखने का रीज़न जो है, ब्लैक अभी दिख रहा है रिफ्लेक्शन की वजह से, रेड उस टाइम पे दिखेगा आपको इसकी अपनी एमिटेंस की वजह से। वो एमिटेंस हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर जो है उसको आप लिखते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। इसको आप ई लैम्डा कहते हैं। यूनिट इसकी हो जाएगी जूल मीटर स्क्वायर सेकेंड, और आपका लैम्डा है उसके लिए आप एंगस्ट्रॉम लिखेंगे या फिर इसको मीटर में आप कन्वर्ट करेंगे डायमेंशंस के लिए। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं आपकी टोटल एमिटेंस और टोटल एमिसिव पावर। टोटल एमिसिव पावर की जब हम बात करते हैं तो उसको हम एक लैम्डा के लिए तो हमने ई लैम्डा डिफाइन कर लिया, सारी जितनी लैम्डास निकल रही है उसी में आपका कलर है, तो जो उसका एमिशन हो रहा है वो एमिशन, देखो कोई चीज़ ऐसी समझना है कि आपको ग्रीन कलर की, जैसे आप यहाँ से खड़े होकर पेड़ देख रहे हो, उस पेड़ की अगर आप फोटो खींच के अच्छी उससे कैमरे से आपने फ़ोटो खींची है, उसी में आपको ग्रीन का सिर्फ एक एग्जैक्ट एक कलर नहीं दिखेगा। कुछ चीज़ आपको उसी पेड़ में लाइट ग्रीन दिखेगी, कुछ डार्क ग्रीन दिखेगी, कुछ ज़्यादा डार्कर, कुछ ज़्यादा लाइटर। वो वाली जो चीज़ है जो नेचर में एग्जिस्ट करती है, तो आपकी एमिशन अगर किसी एक चीज़ से हो रहा है, गैस जब आप जलाते हैं तो वहाँ से जो हीट निकल रही है वो सिर्फ एक वेवलेंथ या एक कलर की नहीं होती है, उसके नियर बाय, ऑरेंज भी अगर वो लाइट है, ब्लू भी वो लाइट है, उसी के नियर बाय आपके बहुत सारे और लैम्डास होंगे, बहुत सारी और फ्रीक्वेंसी होंगी, उनकी आपको सारी एक साथ वो दिखेगी। तो टोटल एमिसिव पावर के लिए हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड टोटल एमिशन पावर, ये वो कहलाती है। यूनिट इसकी आपकी ऑफकोर्स जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो जाएगी, और ये आपके इसके डायमेंशंस हैं। नाउ यहाँ पे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन और या फिर एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन अ सर्टेन टाइम टू द टोटल, वो जो है तो इसको आप ए लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे टोटल एब्जॉर्प्शन जो है उसको आप फिर इंटीग्रेट कर देते हैं, तो जो आपने एब्जॉर्ब किया है उसको आपने एब्जॉर्प्शन पावर कहा है, टोटल के लिए आप फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ एमिसिविटी जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपका कॉन्सेप्ट है। अभी हमने बात की थी ए, आर और टी की। ए क्या है कि कितनी आपने रेशो क्या है कि जो लाइट गिरी उसका कितना एब्जॉर्ब किया, आर क्या है कितना परसेंट उसका रिफ्लेक्ट किया या कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट किया, टी क्या है कितना ट्रांसमिट किया। एमिसिविटी है वो ये बताता है कि कितना आप एमिट कर रहे हैं, और कंपेयर हम करते हैं हर किसी बॉडी का एमिशन जो है उसको हम कंपेयर करते हैं ब्लैक बॉडी से। ब्लैक बॉडी का एमिशन हम ऑलराइट इसको भी बात करते हैं, इन दोनों का जो रेशो होता है उसको आप ई कहते हैं, ठीक है। ई इज इक्वल टू 1 हार्ट, तो ये ब्लैक बॉडी के लिए हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि उसका एमिशन जो है वो आपका 1 है। बाय द वे ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्शन भी 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्शन और ब्लैक बॉडी का एमिशन दोनों 1 होएगा। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम कहते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज डिफाइंड दैट विच एब्जॉर्ब्स कंप्लीटली, जितने रेडिएशन उसके ऊपर पड़े सारे उसने एब्जॉर्ब कर लिए, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, कुछ ट्रांसमिट नहीं हुआ, उस बॉडी को आप कहते हैं वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी नीदर रिफ्लेक्ट्स नॉर ट्रांसमिट्स एनी रेडिएशन, देयरफॉर एब्जॉर्प्शन जो है इसका यूनिट हो जाएगा। तो इस केस में आपका T0 या R0 और A की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। वी नो दैट कलर ऑफ अ ओपेक बॉडी इज द कलर ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय इट, एज ब्लैक बॉडी रिफ्लेक्ट्स, ऑलरेडी ये बात कर ली हमने, व्हेन इज हीटेड टू अ सॉर्टेड। ऑलराइट, अगर हम यहाँ पे किसी एक बॉडी को आपको गर्म करते हैं तो जितनी लाइट उसके ऊपर आ रही थी वो तो उसने सारी एब्जॉर्ब कर ली, और लेकिन उसका गर्म करने की वजह से अपना एमिशन हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है ना। चलो उसके बाद यहाँ पे ब्लैक बॉडी बनाने की हमने बहुत सारी फाइट मारी, तो फेरियस केम अप विद पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, ठीक है, कि भाई ब्लैक बॉडी होती है जो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा कुछ भी, तो इसका मतलब है कि ब्लैक बॉडी अगर है तो हमें दिखाई नहीं देगी, फॉर द सिंपल रीज़न जितनी लाइट पड़ी उसने सब एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। ले और यहाँ पे इसको हमने कहा कि इसको बना कैसे सकते हैं, तो फेरी क्रिएटेड दिस काइंड ऑफ सिस्टम कि जहाँ पे आपकी लाइट आ रही है
और उसके बाद आपकी वो लाइट अंदर अंदर घूम के वी आर मेकिंग श्योर कि एवरीथिंग विल गेट एब्जॉर्ब्ड इनसाइड और यहाँ पे आपकी कोई भी लाइट बाहर नहीं आई। इफ दैट इज द केस टेक्निकली ये वाली बॉडी आपकी ब्लैक बॉडी हो गई। ठीक है, तो फेरी वॉज अ साइंटिस्ट एंड ही क्रिएटेड दिस। ठीक है, ये आपकी इसकी कहानी हो गई। तो सारी बॉडी इसने यहाँ पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, कुछ इसमें काम नहीं है, सो उसको करेंगे। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे एक ब्लैक बॉडी है, उसको अगर हम गर्म करें तो ये वो कहते हैं कि ब्लैक बॉडी हमेशा ब्लैक होनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ब्लैक बॉडी गोरी भी हो सकती है, नीली पीली काली हर कलर की हो सकती है, फॉर द सिंपल रीज़न कि आपका रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है लेकिन उसका अपना एमिशन होएगा। स्टीफन हॉकिंग वर्कड अ लॉट इन दिस एरिया कि वहाँ पे आपका जो रिफ्लेक्शन है वो नहीं हुआ मान लो, लेकिन अपने टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे आपका हो सकता है एमिशन हो रहा हो, तो उस एमिशन की वजह से हो सकता है कुछ कलर हो उसका। सो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि ब्लैक बॉडी शुड बी ब्लैक। एंड नाउ इसके बाद बात करते हैं प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। तो प्रीवोस्ट जो है ही गेव हिज थ्योरी फॉर हीट एक्सचेंज। ही सेड exchange of energy along various body takes place via radiation. If the amount of radiation absorbed by a body is greater than emitted by it, then temperature of the body increases and it appears hotter. तो जितनी आपकी amount of radiation absorbed है वो आपकी ज़्यादा है उसके emission से, तो body का temperature यहाँ पे increase होएगा। If amount of radiation absorbed by a body is less than the emitted, then body appears colder. तो जो आपका emission हो रहा है उससे अगर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है या फिर जो एमिशन हो रहा है उससे एब्जॉर्प्शन अगर कम है, वो डिटरमाइन करेगा कि वो अपेरेंटली वो हॉट बॉडी होगी या कोल्ड बॉडी। अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय बॉडी इज इक्वल टू द एमिटेड बाय द बॉडी। अगर हम रूम टेम्परेचर पे यहाँ पे बात करें तो इस वक्त मेरी बॉडी जितना हीट एब्जॉर्ब कर रही है उतना ही ये हीट एमिट कर रही है, उन दोनों की वैल्यू बराबर है यहाँ पे, तभी मेरी बॉडी का और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर यहाँ पे आपका सेम होएगा। ठीक है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज एट दिस टेम्परेचर हीट एक्सचेंज अमंग वेरियस बॉडी सीरीज। जीरो केल्विन पे हम कहते हैं भाई हीट एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है यहाँ पे अपना। Alright, Kirchhoff gave his law, कहता है रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर इज सेम फॉर ऑल सर्फेसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड इट इज इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। इफ ए प्रैक्टिकल एंड ई प्रैक्टिकल या जो आपका एब्जॉर्प्टिव पावर है एमिसिव पावर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम देते हैं कि ई प्रैक्टिकल डिवाइडेड बाय ए प्रैक्टिकल विल बी इक्वल टू ई ब्लैक बॉडी डिवाइडेड बाय आपका ए ब्लैक बॉडी। इफ एमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर आर कंसिडर फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ई लैम्डा बाय ए लैम्डा will be equal to E lambda of a black body. Now since E lambda black body is constant at a given temperature, according to this law, if surface is a good absorber of a particular wavelength, it is a good emitter of that wavelength. इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपके good absorber हैं वही आपके good emitter भी होंगे। तो जितनी ज़्यादा absorb करेंगे उतना ज़्यादा emit करेंगे, हम ऐसा कहते हैं। bad absorbers जो हैं वो आपके bad emitter भी होंगे। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपके ब्लैक बॉडी के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो हम ये कहते हैं यहाँ पे कि एट अ गिवन टेम्परेचर एनर्जी इज़ नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो एक टेम्परेचर पे जो आपकी एनर्जी एमिट हो रही है वो किसी एक वेवलेंथ की इज़ नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो किसी एक वेवलेंथ पे नहीं होगी, उसके अड़ोसी पड़ोसी वाली और वेवलेंथ भी होंगी। At a given temperature, intensity of heat radiation increases with wavelength, reaches a maximum at a particular wavelength and with further increases in the wavelength it decreases. ये आपका ग्राफ इस तरह का बनाई आपने को ऐसा बनता है। इस ग्राफ के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं तो इसको अच्छे से समझना। यहाँ पे हम ये रिलेशन देते हैं, इसके ऊपर आपके सवाल आते हैं, हिस्टोरिकली काफ़ी सवाल पूछे हुए हैं, विच इज़ कॉल्ड, इसको वेन्स लॉ कहते हैं, डेल्टा एम मल्टीप्लाइड बाय टी विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसको ऐसे देखना कि ये आपका T1 पे है, ये T2 पे है और ये आपका T3 टेम्परेचर पे ये है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये आपका लेफ़्ट शिफ्ट यहाँ पे आता है, इसको लेफ़्ट शिफ्ट बोलते हैं। आपका लैम्डा जो है उसकी वैल्यू जिस पे आपकी मैक्सिमम पावर आ रही है, ठीक है, वो आपका लैम्डा शिफ्ट इस तरफ से हो जाता है और लैम्डा एम मल्टीप्लाइड बाय टी इसकी वैल्यू आपकी कांस्टेंट होती है। इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। इसी चीज़ की आगे बात बढ़ाते हैं तो कहते हैं फॉर ऑल द वेवलेंथ, फॉर ऑल वेवलेंथ्स एन इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज इंक्रीज इन इंटेंसिटी एरिया अंडर द कर्व। इस ई लैम्डा और लैम्डा का जो आपका एरिया है वो आपको टोटल यहाँ पे देगा, रिप्रेजेंट टोटल इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, और वो आपकी T⁴ के प्रोपोर्शनल होती है। इस चीज़ को ध्यान रखना। इट इज़ फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ऑलराइट, और इसका अगर हम ग्राफ बनवाएं, दिस कॉल्ड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो हमने अभी जो बात की थी कि आपका लेफ्ट शिफ्ट होता है, तो दिस कॉल्ड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ।
और यहाँ पे हम कहते हैं आपका लैम्डा m जो है वो t के लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो आता है वो b कहलाता है आपका, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। और इनका लैम्डा और इसका ग्राफ बनाएंगे आप, तो ये आपका हाइपरबोलिक ग्राफ, ऐसे ही ग्राफ बनेगा लैम्डा और टी का वेरिएशन का। इन दोनों का लॉग का ग्राफ अगर कोई पूछ ले तो ऑफकोर्स इसका लॉग लेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा विद अ नेगेटिव स्लोप। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं स्टीफन्स लॉ ये कहता है कि आपका अकॉर्डिंग टू इट रेडिएंट एनर्जी emitted by a perfectly black body per unit area per unit second is directly proportional to fourth power of absolute temperature। और हम ये कहते हैं कि E जो है दैट इज इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4। तो जितनी पावर एमिट हो रही है वो टेम्परेचर के फोर्थ पावर के आपके उस पर डिपेंड करती है। उसके बाद ये सिग्मा की जो वैल्यू आती है, स्टीफन कैलकुलेटेड दिस वैल्यू 5.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -8, ये आपकी सिग्मा की वैल्यू होगी। Q इज़ द एनर्जी जो वो आपकी रेडिएट हो रही है उसकी जो टोटल वैल्यू आएगी ना, इसी को जो E था इसी को यहाँ ध्यान देना, हमने यहाँ पे E इसमें इंक्लूड किया है। नाउ दिस E इज़ एक्चुअली आपकी एमिसिविटी है ऑफ दैट बॉडी। अगर तो ब्लैक बॉडी है तो इसकी वैल्यू 1 होएगी, बट अगर ह्यूमन बॉडी है या कोई भी और बॉडी जिसकी हम बात कर रहे हैं उनकी E की वैल्यू 1 नहीं होती है, तो उस केस में ये E से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी वजह से ये आपका फाइनल लॉ बन जाता है कि कैपिटल E जो है आपका दैट विल बी इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा और आपके टेम्परेचर की फोर्थ पावर का डिफरेंस, और T0 आपका यहाँ पे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है। ना इसी को आगे वो बात करते हैं कूलिंग बाय रेडिएशन की। अगर हम बात करेंगे सो हम ये कहते हैं कि हीट जो आपकी अभी जो हम देख रहे थे, हीट का जो रेट आएगा आपका वो ये वैल्यू होगी, और इसी को जब आप इक्वेट कर देते हैं ms डेल्टा टी से या mc डेल्टा टी वाले उस कहानी से, तो ये आपका फॉर्मूला आ जाता है। इस फॉर्मूला को ध्यान रखना, ये आपका फाइनल वो बन जाएगा कि dt बाई dt आपका टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है वो ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ पे C आपकी स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट मटेरियल है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अपने न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग की। ये इसके ऊपर सवाल आपसे नीट में पूछे गए हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग इन केस ऑफ कूलिंग बाय रेडिएशन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, उसमें दोनों के बीच अगर आपकी जैसे चाय आती है, आप रूम में बैठे हैं, आपकी मदर कहती है कि बेटा चाय पी ले ठंडी हो जाएगी, तो आपके रूम का जो टेम्परेचर है और जो आपके चाय का टेम्परेचर है उन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वहाँ पे न्यूटन एवरेज लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई करता है। सेम अगर आपकी कोल्ड कॉफ़ी आई है, मान लो वो गर्म हो जाती है, ठीक है, और हम कहते हैं चाय ठंडी हो गई, कॉफ़ी गर्म हो गई, कोल्ड कॉफ़ी गर्म हो गई, तो वहाँ पे जो हम यूज़ कर उन सिनेरियो में हम ये यूज़ कर सकते हैं आपको ये पता करने के लिए कि आपका टेम्परेचर एक से दूसरे में पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे रेशो के सवाल अक्सर हमसे पूछे जाते हैं, मुश्किल नहीं है पर ये लॉ ध्यान रखना। θ1 माइनस θ2 विल बी इक्वल टू θ1 प्लस θ2 माइनस यहाँ पे θ0 आपका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है, इसको आपने T से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड किया, ये आपका न्यूटन का एवरेज लॉ है। ठीक है, θ1 और θ2 आपके टेम्परेचर्स है। अगर आपका θ1 से θ2 टेम्परेचर जा रहा है, यहाँ माइनस करेंगे यहाँ प्लस करेंगे, ये θ0 आपके एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये वाला जो रिजल्ट है ये आप ध्यान रखना। और यहाँ पे इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि आपका टेम्परेचर है और ये टी टाइम है, तो ये आपका एनवायरनमेंट के इवेंचुअली जो आपकी चाय है, अगर आपने कमरे का टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री रखा हुआ है, चाय आई थी 80 डिग्री पे, वो जब ठंडी होएगी तो ठंडी होकर 20 डिग्री ही पहुंचेगी, इवेंचुअली उसको टाइम लगेगा, पर वो 20 से कम नहीं पहुंच सकती फॉर द सिंपल रीज़न कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 20 है, 20 से ठंडी नहीं होएगी वो। उस टेम्परेचर पे इन्फानाइट टाइम या फिर जो भी ये टाइम आपको निकालना होगा उसके बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे। एवरेज लॉ ऑफ कूलिंग है तो ऑफकोर्स इन्फानाइट की बात तो नहीं करेंगे, पर लगभग उस टेम्परेचर में। और यहाँ पे आपका टेम्परेचर का डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20, 30, 40, 50 तक तो ठीक है, इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर डिफरेंस हुआ तो ये आपका न्यूटन का एवरेज लॉ ऑफ कूलिंग जो है ये आपका काम नहीं करेगा। इस लॉ को ध्यान रखना, इस लॉ में कई बार सवाल पूछे जाते हैं। अलराइट, अब इसके ऊपर सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से द हीट फ्लक्स ऑफ 4000 जूल पर सेकेंड इज टू बी पास थ्रू अ कॉपर रॉड ऑफ लेंथ इतना 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर भी अपने को दी हुई है 400 वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। टू एंड्स ऑफ दिस रॉड मस्ट बी केप्ट एट अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ, तो हमें यहाँ बताना है कि टेम्परेचर दोनों की टेम्परेचर डिफरेंस कितना होना चाहिए। सिंपल सवाल है, इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ये अभी हमने पढ़ा था कि Q इज इक्वल टू हमने लिखा था KA डेल्टा T डिवाइडेड बाय L, ये आपकी हीट ट्रांसफ़र की इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पे मैं बाकी सारा डेटा दे रखा है, डेल्टा T की वैल्यू बतानी है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं डेल्टा T
विल बी इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाय एल डिवाइडेड बाय के ए। बस यहाँ वैल्यू डाल देते हैं। क्यू जो है आपकी वो दी हुई है, हीट फ्लक्स है आपका 4000 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ है, लेंथ जो है अपने को दी हुई है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को आप लिख दें 10⁻⁻1 मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आपको दिया हुआ है के थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी वैल्यू हमें दी है 400 मल्टीप्लाइड बाय एरिया दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसको लिख दें 100 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये तो बना आपका 400, ऊपर बना 400 का 100 इससे कैंसिल हो गया, ये आपका बचा 4 इससे कैंसिल हो गया, 10⁻, ऊपर चला गया तो ये 10⁻4 डिवाइड बाय 100 बचा, यानी कि 100 टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि ऑप्शन सी दैट वुड बी आवर फाइनल राइट आंसर। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, अपना सवाल है, कहता है देयर आर 3 thermometers, वन इन कॉन्टैक्ट विद स्किन ऑफ द मैन, अदर इन बिटवीन द वेस्ट एंड द शर्ट एंड थर्ड बिटवीन द शर्ट एंड द कोट। रीडिंग ऑफ द थर्मोमीटर्स आर 30, 25 एंड 22 रेस्पेक्टिवली। तीनों के आपको टेम्परेचर की रीडिंग दे रखी है। इफ द वेस्ट एंड शर्ट्स आर ऑफ द सेम थिकनेस, रेशियो ऑफ देयर थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना। सिंपल सवाल है, पढ़ने में बहुत लंबा चौड़ा लगता है, पर सवाल सिंपल है। सिनेरियो ये है कि आपकी 1, 2 और ये ऐसे करके 3 चीज़ें दी हुई हैं। तो ये आपकी पहले दिया है, ये आपकी स्किन कह लीजिए, यहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री है, और उसके बाद ये आपकी एक लेयर है, ये लेयर हो गया आपकी वेस्ट की लेयर। इसके बाद यहाँ पे आपका वेस्ट का जो टेम्परेचर है वो आपको 25 दिया हुआ है। उसके बाद ये दूसरी लेयर है, इसका टेम्परेचर आपको यहाँ पे 22 दिया हुआ है, ये आपकी कोट की ये लेयर है। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है इनकी लेंथ सेम है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ ये आपकी सेम है। हमें यहाँ पे बताना है कि तो इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसका रेशो क्या होगा। नाउ हीट जो यहाँ पे फ्लो कर रही है वो हीट, उसको आप लिखेंगे Q विल बी इक्वल टू KA डेल्टा टेम्परेचर T डिवाइडेड बाय L। नाउ इस केस में हीट का जो फ्लो है वो आपका सेम है, तीनों यहाँ से यहाँ वो आपके हीट सेम फ्लो कर रही है आपकी यहाँ से वहाँ तक। नाउ इस केस में दिस इज व्हाट वी कैन राइट, हम इसको लिख सकते हैं कि K पहले वाले को वेस्ट कह लेते हैं, K वेस्ट मल्टीप्लाइड बाय एरिया वेस्ट V लिख लेते हैं इसको, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस जो है उसका पहला T1 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वेस्ट विल बी इक्वल टू, इसको आप लिखेंगे K इसके बीच में जो आएगा आपका, और इसको आप लिखोगे K नेक्स्ट ये आ जाएगा आपका शर्ट मल्टीप्लाइड बाय ये मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T2 कह लें इसको, और डिवाइडेड बाय ये आपकी लेंथ हुई आ जाएगी, ठीक है। सो इस केस में आपका क्योंकि एरिया सेम दे रखा है अपने को इस सवाल में, कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो इस केस में आपको एरिया राइट, तो इस केस में ये दे रखा है, लेंथ आपकी सेम दे रखी है। तो इसका मतलब है K वेस्ट डिवाइडेड बाय जो आपका डेल्टा K S जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी डेल्टा T2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T1। डेल्टा 2 देखेंगे तो ये इन दोनों का रेशो आ जाएगा। सो ये हो गया आपका 25 माइनस 22 डिवाइडेड बाय इन दोनों का जो रेशो आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, दैट विल बी इक्वल टू 30 माइनस 25, सो दैट विल बी इक्वल टू 3/5। सो इन दोनों की कंडक्टिविटी का रेशो 3/5 हो जाएगा। हेंस आपका ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन डी जो है 3:5, दैट वुड बी द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ ट्रांसमिशन पावर ऑफ अ सरफेस इज 1/6 एंड रिफ्लेक्टिव पावर इज 1/3, देन एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगी, और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना। सिंपल सवाल है, हमने को पता है A प्लस R प्लस T उसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे ट्रांसमिशन पावर है वो आपको 1/6 दी हुई है, और रिफ्लेक्टिव पावर जो है वो आपको 1/3 दी हुई है। A की वैल्यू बतानी है, तो इसको उधर ले जाते हैं। सो A विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/3 माइनस 1/6। ना इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 आएगा, ये हो गया आपका 6 माइनस 2 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी 3/6, यानी कि 1/2 विल बी माई फाइनल आंसर। सो ऑप्शन बी 1/2 ये आपके एब्जॉर्प्शन का रेशो हो जाएगा, ये उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर कहलाती है। A की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जे मेंस में सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन से द प्लॉट्स ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ऑफ 3 ब्लैक बॉडीज एट टेम्परेचर T1, T2, T3 रेस्पेक्टिवली आर शोन। टेम्परेचर आर सच दैट, और ये 4 ऑप्शन अपने को दे रखे हैं ना। ये बात अपने को बताया वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ से, लैम्डा जो है मैक्सिमम जिस पे आपकी इंटेंसिटी आएगी वो आपका टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर यहाँ लैम्डा देखेंगे तो ये आपका लैम्डा 1 हो गया, ये आपका लैम्डा 2 हो गया,
और ये आपका लैम्डा 3 हो गया, ठीक है। तो ये आपका लैम्डा 3 है। नाउ इस केस में लैम्डा 1 की वैल्यू जो है वो सबसे कम है, यानी कि इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होएगा। दैट मीन्स आपका T1 जो है वो बाकी दोनों से ज़्यादा होएगा। लैम्डा 2 है वो उसके बाद है, तो दैट मीन्स आपका T2 आएगा, उसके बाद आपका T3 आएगा। दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं T1, T2, T3, ऑप्शन ए दैट वुड बी द करेक्ट चॉइस।